नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ड्रिल्स में। टीचिंग ड्रिल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी नई शिक्षा नीति के 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की, त्रिभाषा फॉर्मूला। और हमने बात की थी कि क्या सच में ये बच्चों के लिए लाभप्रद है, क्या जो सोच करके सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है क्या सचमुच बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होगा। तो आज हम बात करते हैं कि ये त्रिभाषा फॉर्मूला है, ये केवल भारत में ही लागू नहीं हुआ बल्कि विश्व के ऐसे कई सारे देश हैं जिनमें ये फॉर्मूला पहले से लागू है और वो देश विकास की गति में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। तो आज नज़र डालते हैं उन कुछ देशों के ऊपर। तो कुछ ऐसे देश हैं जो पहले से त्रिभाषा फॉर्मूला अपना रहे हैं। तो कुछ देश हैं स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, स्पेन, सिंगापुर। लेकिन आज हम केवल 2 देशों की बात करेंगे। हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लंबा हो, तो आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड की और सिंगापुर की। तो स्विट्ज़रलैंड में अगर आप देखें 4 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांस। अब इन 4 लैंग्वेज में से 2 से 3 लैंग्वेज पढ़ना मैंडेटरी है। यह अनिवार्य है कि विद्यार्थियों को 2 से लेकर के 3 लैंग्वेज पढ़नी ही है। अब क्या रीज़न है कि वे इतने सफल देश हैं कि उन्होंने त्रिभाषा लैंग्वेज जो फॉर्मूला है वो लागू किया और वो सफल रहा। तो उन कारणों को देखते हैं कि वो सफलता के कारण थे, वो क्या क्या रीज़न हैं उनके पीछे जो वो इतने सफल रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट, कि जो रीजनल भाषाएं थी, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनको सपोर्ट दिया गया, उनको उतना ही सम्मान दिया गया। वहाँ कोई भी भाषा बड़ी या छोटी नहीं है, सभी भाषाओं को उतना ही सम्मान दिया गया है। अगर आपको याद हो तो अभी फ़िलहाल इंडियन आइडल में एक गायिका आई हैं और वो उड़ीसा से संबंध रखती हैं। कहते हैं कि उन्होंने 1000 से अधिक गाने गाए हैं। जब किसी ने उनसे पूछा कि आप जब इतनी प्रसिद्ध हैं, आपको इतना काम मिल रहा है, आपने फिल्मों में गाने गाए, आपने म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ किए, तो इंडियन आइडल में आने का क्या आपका उद्देश्य है? तो उन्होंने कहा था कि उड़िया में मेरी जो दायरा है या जो प्रसिद्धि है वो सीमित है, लेकिन जब मैं हिंदी वाले मंच पर गाऊंगी तो मुझे ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। तो इन देशों में, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, सिंगापुर हो, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ हर भाषा को उतना ही सम्मान दिया जाता है, वहाँ उतने ही अवसर हैं उसमें, तो कोई भी भाषा कमतर नहीं है। अर्ली मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, कम उम्र में ये त्रिभाषा फॉर्मूला लागू कर दिया जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो बहुभाषी व्यक्ति होते हैं उनका ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, वो मल्टी टास्किंग होते हैं, वो उनकी बहुत सी मल्टी थिंकिंग एबिलिटी होती है, समस्या को देखने का उनका नज़रिया अलग होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुण आते हैं जो आपको कई सारी भाषाएं सीखने से आते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एंड सोशल एक्सेप्टेंस, सरकार ने स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाई है इसके लिए, बहुत सोच समझ करके पॉलिसी बना करके इस भाषा को इम्प्लीमेंट किया है। और समाज की एक्सेप्टेंस तो है ही, क्योंकि कोई भी भाषा छोटी या बड़ी नहीं है, सभी भाषाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं सिंगापुर की। कहा जाता है कि दुनिया के अगर 4 बड़े देशों की बात करें जिनके पासपोर्ट सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, तो उसमें पहला नंबर सिंगापुर का है। तो सिंगापुर में कितनी भाषाएं हैं? सिंगापुर में अंग्रेजी भाषा मेन मीडियम है, और इसके अलावा जो आप रीजनल या मदर टंग चुनते हो तो उसमें से आप चाइनीज ले सकते हो, मलय ले सकते हो और तमिल ले सकते हो। अब जो मलय भाषा है वो है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया में बोली जाती है। तो आपकी मेन भाषा इंग्लिश हो गई और दूसरी भाषा आप इसमें से कोई भी एक चुन सकते हो। अब रीज़न क्या है कि ये देश इतना तरक्की कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो क्या है, क्लियर रोल ऑफ लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज किस लिए है इसके बारे में पहले से ही पता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। तो जो इंग्लिश है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबल एक्सपोजर के लिए है, ग्लोबली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लाने के लिए, उनको पाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज है। और मदर टंग आइडेंटिटी के लिए है, अपनी संस्कृति से जुड़ाव के लिए उनकी अपनी मदर टंग है।
इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कि जो फाउंडेशन यानी बचपन से ही वो क्या करते हैं, इसको लागू कर देते हैं। तो बचपन में ये रियलिटी है कि जो चीज़ हम जितनी जल्दी सीखेंगे, अगर हम बचपन में कोई चीज़ सीखेंगे तो हम उसे जल्दी सीखते हैं। हाई लेवल टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही हाई लेवल की है। आपने कभी सुना होगा कि विदेशों में कि जब टीचर कभी कोर्ट में जाता है तो जज भी अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है उनका सम्मानित पेशा। कहा जाता है कि जो शिक्षक के लिए जो टेस्ट होता है वो सबसे टफ एग्ज़ाम होता है, उसको पास कर लेना आसान नहीं है। और विदेश में रहने वाले हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं एक शिक्षक बनूं। तो जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, जो करिकुलम है उसका स्तर बहुत ऊंचा है, समय समय पर उसमें रिफॉर्म होते रहते हैं, सुधार होते रहते हैं। इसके अलावा है अर्ली स्टार्ट, कि अगर वो जल्दी शुरुआत करते हैं तो उस चीज़ को करना आसान होता है। तो हम कहते हैं ना, वेल बिगिन इज़ हाफ डन, कि कोई भी चीज़ अगर अच्छी तरह से शुरुआत की जाती है तो आप ये सोचो कि आधी सफलता तो आपको मिल ही गई। मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को सिखाना और पढ़ाना दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आईवी करिकुलम की। आईवी करिकुलम का कॉन्सेप्ट क्या है, वहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग होती है। यानी पहले क्या करते हैं, पहले इंक्वायरिंग करते हैं स्टूडेंट, पहले उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाई जाती है, उसके बाद फिर वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और लास्ट में एग्जाम्पल खुद ढूंढते हैं। तो यहाँ पर ये इतने सारे देश हैं, इनके यहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है। तो अब हम बात करते हैं कि संस्कृत भाषा, जब आप उसको इंटीग्रेटेड उसकी तीनों भाषाओं को एक साथ जोड़ देंगी तो विद्यार्थी को मुश्किल नहीं लगेगी। तो सबसे पहले मेरा अनुरोध है, क्लास 6 में जो टीचर्स हैं संस्कृत पढ़ा रही हैं, तो सबसे पहले जब आप पहली क्लास रखें तो उन बच्चों को सिलेबस से संबंधित कुछ ना पढ़ाएं। उनको संस्कृत भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, उनके बारे में बताएं। क्योंकि आई एम श्योर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास शायद 8th और 10th तक भी जिनके पास संस्कृत होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि संस्कृत में कौन कौन से कवि हैं। तो उनको ये ज़रूर बताएं कि संस्कृत का साहित्य कितना ही विशाल है, कितना विशद है और कितना उसमें अथाह ज्ञान का भंडार है। कहानी एक सबसे सशक्त माध्यम है। तो कहानी जो सशक्त माध्यम है, तो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि किसी भी जो संस्कृत भाषा के कवि हैं, अगर उनके जीवन का जुड़ा हुआ कोई किस्सा है तो उसकी कोई आप कहानी सुना दीजिए। बच्चों को कभी अगर प्रोजेक्ट बनवाती हैं तो उस प्रोजेक्ट में आप जैसे बच्चों को कवियों के नाम दे दीजिए, जैसे कालिदास हो गए, वाणभट्ट हो गए, दंडी हैं, बहुत सारे कवि हैं, उनके बारे में आप चर्चा कीजिए। बच्चों से कहिए कि जब वो प्रोजेक्ट बनाएं, आप एक प्रॉपर ग्रुप बना दीजिए। कुछ विद्यार्थी उनके जीवन परिचय के बारे में लिखेंगे, कुछ विद्यार्थी उनके रचनाओं के बारे में लिखेंगे, कुछ उनसे संबंधित, अगर उनके कोई श्लोक हैं, उनसे संबंधित कोई कहानी है तो उसको प्रस्तुत करेंगे। तो विद्यार्थियों का क्या होगा इस तरह से कि उनका ज्ञान बढ़ेगा और दूसरा, उनको संस्कृत बोझ नहीं लगेगी। अब मैं बात करती हूँ, पहली जो टीचिंग टिप है वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग हमेशा से ही बच्चों के लिए बहुत ही अपने आप में इंटरेस्ट जगाती है। कहानी सुनना सबको पसंद है, चाहे बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों। तो कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिनको आप हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में उनको जोड़ करके पढ़ाएंगी तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। कहानी एक सबसे सशक्त माध्यम है। इसके अलावा आप बच्चों से प्रोजेक्ट बनवा सकती हैं। आप क्लास में चर्चा कीजिए महाकवि तुलसीदास जी के बारे में, बाणभट्ट के बारे में, भर्तृहरि के बारे में, दंडनी के बारे में। बहुत सारे ऐसे कवि हैं, बहुत सारे ऐसे संस्कृत के साहित्यकार हैं। आई एम श्योर कि क्लास 10th के बच्चों ने भी उनके बारे में नहीं सुना होगा। तो जब कभी आप प्रोजेक्ट दीजिए तो आप बच्चों का ग्रुप बना दीजिए। कुछ बच्चे उस कवि का जीवन परिचय लिख करके लाएंगे, कुछ उनकी रचनाओं के बारे में लिखेंगे, कुछ उनसे संबंधित, उस कवि से या रचनाकार से संबंधित कोई कहानी है या कोई रोचक प्रसंग है तो उसको क्लास के साथ डिस्कस करेंगे।
तो आप देखिए, इस तरह से बच्चों का ज्ञानवर्धन तो होगा ही होगा, उन्हें ये भी पता चलेगा कि हमारे संस्कृति में इतना अथाह साहित्य है। अक्सर मैंने देखा है कि स्कूल में थॉट फॉर द डे या वर्ड फॉर द डे लिखा होता है। तो आप एक काम करिए, अगर मान लीजिए आपने कोई एक शब्द लिखा है तो आप उसका इंग्लिश का शब्द तो लिख ही रही हैं, उसके साथ ही या उसके नीचे आप उसका हिंदी शब्द भी लिखिए और संस्कृत शब्द भी लिखिए। तो बच्चों का क्या होगा, वोकेबलरी बढ़ेगी। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें कर करके, छोटी छोटी गतिविधियां करके आप बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कर सकती हैं। तो आज मैं बात करती हूँ कहानी की। कहानी शिक्षण का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी क्योंकि ये मैं अपने कक्षा में अपने विद्यार्थियों को सुनाती हूँ और वो सच में बहुत एंजॉय करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कालिदास जी की। तो कहा जाता है कि कालिदास पहले बहुत ही मूढ़मती थे। मूढ़मती मतलब मूर्ख थे। और कहा जाता है कि जो विद्योतिमा थी वो बहुत विदुषी थी। वो काशी, वर्तमान में जिसे हम बनारस या वाराणसी कहते हैं, वहाँ के राजा की पुत्री थी। पुराने समय में अगर आपको पता हो तो जो महिलाएं थीं उनको बहुत स्वतंत्रता थी। अगर हम बात करें गार्गी की, मैत्री की, तो ये बहुत सारी ऐसी थी जो बहुत शास्त्रार्थ भी करती थी, बहुत विदुषी थी। तो उसी प्रकार से विद्योतिमा विदुषी थी। जो नरेश थे, राजा थे काशी के, उन्होंने अपने मंत्रियों को इधर उधर भेजा और एक योग्य वर की तलाश करने के लिए कहा। जो भी योग्य वर को लेकर के आते, विद्योतिमा उनके साथ शास्त्रार्थ करती और हरा देती। राजा बड़े चिंतित रहते थे कि क्या मेरी विदुषी पुत्री, क्या सबसे बड़ा उसका दोष यही है कि वो इतनी गुणवान है? इसके लिए मैं ऐसा वर कहाँ से ढूंढूं? समय बीतता जा रहा था, राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। लेकिन विद्योतिमा की हठ थी कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझसे अधिक योग्य होगा। मंत्री भी परेशान थे। एक दिन क्या हुआ, मंत्री ऐसे ही जा रहे थे वर की तलाश में। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जंगल में पेड़ के ऊपर की डाल पर जिस पर बैठा है उसी को वो काट रहा है। तो उन्हें समझ में नहीं आया। बोले, ये व्यक्ति कैसा है कि जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है? अगर ये डाल कट गई तो ये नीचे आके गिरेगा, चोट लगेगी इसे। तो क्या इस व्यक्ति को इतना भी ज्ञान नहीं है? मंत्री ने उस व्यक्ति को नीचे बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा। कालिदास मूर्ख थे, वो तैयार हो गए तुरंत विवाह की बात सुनते ही। मंत्री चाहता था कि जो विद्योतिमा ने कितने सारे वरों को ठुकरा दिया है, अब मुझे उससे अपना अपमान लेने का मौका मिल गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि स्त्री के गुण मनुष्य को कई बार या पुरुष को कई बार अपने अपमान का कारण लगते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये मुझे विद्योतिमा से बदला लेने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कालिदास को समझाया और कहा कि मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, तुम्हारा विवाह कराऊंगा, अच्छे भोजन खाने को मिलेंगे, अच्छे वस्त्र पहनने को मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। कालिदास तैयार हो गए। कालिदास को तैयार करके नियत समय पर महल में लाया गया। शास्त्रार्थ के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि प्रजा भी देखना चाहती थी और भी विद्वानगण देखना चाहते थे कि राजकुमारी किसको अपना वर चुनेगी। मंत्री ने कहा कि राजकुमारी जी, हमारे जो ये गुरु हैं ये बहुत विद्वान हैं, हिमालय से भी तपस्या करके आए हैं, लेकिन ये आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने मौन धारण किया हुआ है, इनका मौन व्रत चल रहा है। इनके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। विद्योतिमा तैयार हो गई। अब विद्योतिमा ने पहला प्रश्न पूछा और उन्होंने ऐसे उंगली दिखाई। कालिदास समझ नहीं पाए। अब कालिदास तो मूर्ख थे, उन्होंने सोचा अच्छा ये मेरी एक आंख फोड़ेगी, तो उन्होंने ऐसे कहा दो, कि अगर इसने मेरी एक आंख फोड़ी तो मैं दोनों आंखें फोड़ दूंगा इसकी। विद्योतिमा को कुछ समझ में नहीं आया। अब मंत्री जी, क्योंकि विद्योतिमा जब साक्षात्कार करती थी, जब शास्त्रार्थ करती थी, तो जिस प्रकार के प्रश्न पूछती थी तो वो ज़्यादातर सबको पता था कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना, जब एग्जामिनर आते हैं और वो बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे दूसरे उन बच्चों को जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ उनको बता देते हैं कि भाई हमसे ये प्रश्न पूछे तो तुम इनको याद करके जाओ। तो मंत्री को पता चल गया था कि भाई ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो जब विद्योतिमा ने एक उंगली दिखाई तो उन्होंने, जब विद्योतिमा ने एक उंगली दिखाई और कालिदास ने दो उंगली दिखाई,
तो विद्योतमा ने ऐसे प्रश्नभरी नज़रों से मंत्री को देखा। तो मंत्री ने कहा, राजकुमारी जी, आपने कहा ईश्वर एक है, लेकिन हमारे गुरु जी का कहना है कि ईश्वर और जीव दोनों से मिलकर के भगवान बना है, दोनों से मिलकर के ईश्वर बना है, यानी आत्मा और परमात्मा दो हैं ये। विद्योतमा बड़ी प्रभावित हुई। इसके बाद विद्योतमा ने ऐसे हाथ दिखाया। अब कालिदास बोले कि पहले तो मेरी ये दोनों आंखें फोड़ना चाहती थी, अब देखो मुझे चांटा मारना चाहती है। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं भी ना इसको घूंसा मारूंगा। उन्होंने ऐसे घूंसा लिया और इस तरह से दिखाया, ऐसे करके। विद्योतमा फिर हैरान, उन्होंने देखा मंत्री की तरफ। मंत्री ने कहा कि राजकुमारी जी, आपने कहा कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बनाया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। तो हम कहते हैं ना भगवान क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, ना। तो इन 5 तत्वों से आपने कहा कि 5 तत्व हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा कि 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। अब विद्योतमा बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दी। विवाह हो गया, दोनों पति पत्नी महल में रहने लगे। एक दिन नीचे गली में ऊंट जा रहे थे। ऊंट की आवाज़ को सुनकर के कालिदास ने झांका और देखा, उठ उठ उठ। विद्योतमा की कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, क्या हुआ? तो उन्होंने जब झांक करके देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो ऊंट हैं, ये तो उष्ट्र हैं। उन्होंने फिर कालिदास को उटर उटर करते हुए सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने कालिदास का बहुत अपमान किया। कालिदास अपमानित होकर के नगरी छोड़ करके चले गए। चलते चलते वो शिप्रा नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने बहुत सोचा, मैं क्या करूं, अपने प्राणों का त्याग कर दूं, क्या करूं? लेकिन देवी माँ की कृपा से उन्हें ज्ञान हुआ और उन्होंने कहा, नहीं, ये जो मनुष्य शरीर है ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत विद्या अर्जन किया और इतने विद्वान बने कि अंत में विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे उनके दरबार में नवरत्नों में स्थान प्राप्त किया और बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। तो आप जब भी कोई क्लास शुरू करें तो पहले आप सिलेबस के बारे में बात मत करिए, सिलेबस के बारे में मत पढ़ाइए कुछ भी, लेकिन उनको पहले कहानी सुनाइए, क्योंकि वो जब कहानी सुनेंगे तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो इसके अलावा और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप क्लास में करवा करके हिंदी संस्कृत को इनको एक साथ जोड़ करके क्लास को और इंटरेस्टिंग बना सकती हैं। कहानी सुनाना तो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कला है ही। उसके अलावा आप अगर चाहें तो बच्चों को हितोपदेश की, पंचतंत्र की, हिंदी की कहानियाँ सुनवाइए, दिखाइए और उसके बाद सरल भाषा में उन कहानियों का जो संस्कृत अनुवाद अगर है, संस्कृत अनुवाद की जो कहानियाँ हैं उनको दिखाइए। तो बच्चे क्या करेंगे, उन कहानियों को समझेंगे, नए नए वर्ड सीखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो और भी कई सारी गतिविधि हैं। जैसे मान लीजिए आपने जैसे संज्ञा शब्द लिए हमने, अब संज्ञा के बाद संज्ञा हिंदी में हो गया, संस्कृत में नाम पद हो गया और इंग्लिश में नेमिंग वर्ड्स हो गए। तो आप इस प्रकार से भी कर सकती हैं कि बच्चों से अगर मान लीजिए आपने संज्ञा शब्द दे दिए तो उनसे कहिए कि संस्कृत में उसके नाम लिखें, वो उनके इंग्लिश में नाम लिखें। तो बच्चे क्या करेंगे कि बहुत सारे शब्द खेल खेल में ही याद कर लेंगे। इसके अलावा रोल प्ले, बच्चों से कहिए रोज़ ये एक्टिविटी आप 5 मिनट डेली करवाइए क्लास में। जैसे उनको बोलिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो उनको अपने बारे में 1 या 2 वाक्य बोलने हैं। हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, फिर संस्कृत में बोलेंगे। जैसे बोला मम परिचय, तो मेरा नाम उर्मिला शर्मा है, आई एम उर्मिला शर्मा। मम नाम उर्मिला शर्मा अस्ति, मम मतलब मेरा, नाम उर्मिला शर्मा अस्ति मतलब है। तो बच्चे क्या करेंगे, जब रोज़ इस प्रकार की प्रोसेस जब क्लास में होगा तो उनको संस्कृत बोर नहीं लगेगी, वो बहुत सारी चीज़ें अनायास ही सीख जाएंगे। इसके अलावा एक और एक्टिविटी है क्रिएटिव टास्क। बच्चों को या तो कुछ चित्र लाने के लिए कहिए और अगर चाहें तो बच्चे अपनी संस्कृत की नोटबुक में कुछ चित्र बना सकते हैं। तो उनसे कहिए, अगर मान लीजिए विद्यार्थी ने फल का चित्र बनाया तो आप कहिए उनसे कि फल के 3 भाषाओं में उसका नाम लिखेंगे बच्चे। तो जैसे फल हो गया, फलम हो गया और फ्रूट हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा कि बहुत ही आसानी से बच्चे ये सब चीज़ें सीख जाएंगे। और एक मैंने आपको बताया था कि जैसे समर वेकेशन हो, जब जो छुट्टियां हों तो बच्चों से कहिए ग्रुप में जो साहित्यकार हैं या जो संस्कृत के कवि हैं
उनके परिचय अवश्य आप उनको करवाइए, क्योंकि बच्चे हिंदी के साहित्यकारों के नाम जानते हैं, इंग्लिश में जानते हैं, संस्कृत में क्यों नहीं। तो संस्कृत तो अथाह भंडार है उसमें शब्दों का, और इतनी संस्कृति इतनी अच्छी है उसकी, आप कहानियाँ देखिए, कुछ भी देखिए, तो बच्चे जब उस पक्ष से परिचित होंगे संस्कृत के, तो उनके लिए ये भाषा बोझ नहीं लगेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा बच्चे संस्कृत में और रुचि ले सकते हैं, या क्या आपको लगता है कि ये सब कराने के बाद भी बच्चे संस्कृत में रुचि नहीं लेंगे, या आपके क्लास में भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको संस्कृत अच्छी नहीं लगती, और अच्छी नहीं लगती तो क्यों? तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी और ऐसे ही उपयोगी वीडियो आप भविष्य में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।